हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हम गर्मी अथवा ठंडक का अनुभव होता है। इसके बाद में है ताप। ताप वह भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है ताप, जिससे यह पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में आता है हमारा ताप। किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं, यानी कि तापीय साम्य में है या नहीं, इसका पता किसके द्वारा चलता है? ताप के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में है तापमापन अथवा तापमापन के पैमाने। तो तापमापन क्या होता है? देखिए, तापमापन किसी वस्तु के ताप को किसी यंत्र द्वारा डिग्री में मापने को ही क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसे हम बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं? तापमापी, तापमान के मापन के लिए। फिर आता है हमारा यहाँ पे तापमापन के पैमाने। अब तापमापन के पैमाने कौन कौन से हैं? पहला पैमाना है सेंटीग्रेड अथवा सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने को सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने 1742 ईस्वी में प्रचलित किया था। इस पैमाने में एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलनांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल के क्वथनांक भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना कितना इनको मानते हैं। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड था या 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। इसका प्रत्येक भाग या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अगला है फ़ारेनहाइट पैमाना। देखो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से पैमाने होते हैं और इनके गलनांक वगैरह क्या होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इसमें क्या होता है? इस पैमाने को फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने 1710 ईस्वी में प्रचलित किया था। कब किया था? 1710 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके आगे, इस पैमाने में एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलनांक को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा जल के मानक क्वथनांक यानी कि भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं तथा इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को 212 - 32 यानी 180 बराबर भागों में बांट देते हैं और इसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में आ जाता है परम ताप पैमाना या केल्विन पैमाना। तीसरा है आपका परम ताप पैमाना या केल्विन पैमाना। तो देखिए, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैमाने को किसने खोजा था? लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में प्रचलित किया था। इस पैमाने में एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलनांक को 273 केल्विन तथा पानी के क्वथनांक को 373 केल्विन मानते हैं तथा इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं तथा प्रत्येक भाग 1 डिग्री केल्विन कहलाता है। यहाँ आपको याद रखना है कि केल्विन पैमाने में एक भाग 1 डिग्री केल्विन कहलाता है, फ़ारेनहाइट वाले में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है और सेल्सियस वाले में 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है रियूमर पैमाना। इसके बाद में आता है रियूमर पैमाना। इस स्केल पर हिमांक 0 डिग्री रियूमर तथा क्वथनांक 80 डिग्री रियूमर अंकित होता है। इन दोनों बिंदुओं के अंतराल को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, कौन से पैमाने पर। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसका आविष्कार रियूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रियूमर पैमाने का आविष्कार किसने किया था? रियूमर नामक वैज्ञानिक ने। तथा इस प्रकार के पैमाने का प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है। कौन से देशों में किया जाता है? यूरोपीय देशों में। आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में उपर्युक्त पैमाने में निम्नलिखित सूत्र से संबंध प्रकट किया जाता है। देखिए ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। इससे आपके क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये आपका यहाँ पर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मान लो कि सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से आपके ताप यानी टेम्परेचर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक बार कौन कौन से पैमाने होते हैं तापमापन के? पहला पैमाना होता है तापमापन का, कौन सा होता है? पहला पैमाना होता है सेल्सियस पैमाना। फिर उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में दूसरा था फ़ारेनहाइट पैमाना। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका केल्विन। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका रियूमर पैमाना। तो ये सब आपको याद रखने ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? देखिए किसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार? जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह गर्मी यानी ऊष्मा पाकर फैलने लगता है। ठोसों का ऊष्मा पाकर फैल जाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। फिर उसके बाद में आगे है रेखीय प्रसार गुणांक। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें यह है कि किसी ठोस पदार्थ में दो कणों के बीच जब उसे ऊष्मा दी जाती है, किसी ठोस पदार्थ को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके अंदर स्थित दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी कि इसका इम्पोर्टेंट यही है कि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः ठोस के किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी के ऊष्मीय प्रसार को ठोस का रेखीय प्रसार कहते हैं। यानी कि रेखीय प्रसार में क्या होता है? जब हम किसी ठोस को ऊष्मा देंगे तो उसके दो कण हैं, उनके बीच की दूरी पहले ये थी तो मान लो ये इतनी हो गई, यानी कि वो दूरी वो है बढ़ गई, तो उसे हम बोलेंगे रेखीय प्रसार। किसी छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका मात्रक, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? रेखीय प्रसार गुणांक का। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लंबाई और चौड़ाई। रेखीय प्रसार गुणांक में तो क्या हो रहा था? केवल लंबाई बढ़ रही थी, उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है, तो इसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ताप वृद्धि के कारण ठोस के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। यानी कि ये सब किससे होंगे? टेम्परेचर में वृद्धि से। किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तथा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी मात्रक क्या होता है? पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में आ जाता है आयतन प्रसार गुणांक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए। उसके बाद में आ जाता है आयतन प्रसार गुणांक। यानी कि आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को ठोस का आयतन प्रसार कहते हैं। फिर किसी पदार्थ
या पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन गुणांक कहा जाता है और इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में आगे है आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और निरंतर विभिन्न वेग और दिशा में गतिमान रहते हैं। इसी कारण उनके बीच की अंतर आणविक स्थान भिन्न भिन्न होता है, यानी अंतर आणविक दूरी। कणों के वेग के कारण वस्तु का ताप होता है, यानी कि कणों के वेग के कारण ही वस्तु का ताप होता है, यानी कि ये अलग अलग वेग से गति करते रहते हैं, उसी कारण से वस्तुओं का ताप कम या ज़्यादा होता है। फिर आता है ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करती है, उसे ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। फिर ऊष्मीय विकिरण के गुण आ जाते हैं यहाँ पर। ऊष्मीय विकिरण के गुण क्या क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकती हैं। ऊष्मीय विकिरण अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो ये है इम्पोर्टेंट कि ऊष्मीय विकिरण किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ऊष्मीय विकिरण को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये फिर से एक और इम्पोर्टेंट इसका गुणा आ गया है। फिर उसके बाद में प्रकाश तरंगों की भांति पारदर्शी माध्यम में ऊष्मीय तरंगों का अपवर्तन हो जाता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट गुण है। उसके बाद में प्रकाश की भांति ऊष्मीय विकिरण भी चमकदार तल से परावर्तित हो जाती हैं तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। तो ये यहाँ से वापस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रकाश तरंगों की भांति सरल रेखा में चलती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऊष्मीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जिस माध्यम से ऊष्मीय विकिरण गुजरती है उसे प्रभावित नहीं करती है, यानी कि जिस माध्यम से ऊष्मीय विकिरण गुजरती है वह उस माध्यम को प्रभावित नहीं। अब आ गई विशिष्ट ऊष्मा और इसके बाद में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है और प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ है कि वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इम्पोर्टेंट है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ को गर्म करने के लिए अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ के जाएंगे। फिर उसके बाद में अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो आंसरिंग का मखाड़ा को खोल कते 372 वो क्वेश्चन कार्ड कैसे 272 वो ये तो केमिस्ट्री का थी। और पीछे कर थोड़ी थोड़ी करो 372 वह का 272 में यार है ए अवशोषित ए यार है ना ए यानी 5 जूल आ जाएगा आंसर 4 जूल आ जाए मतलब कदे आयो 272 में कदे जूल आयो ए आए थे 6 जूल है ना सही थे 6 जूल लागू नहीं सही चीज आई थे करा ये फॉर्मूला क्वेश्चन छी फॉर्मूला तो पता ही कौन है तू तो कर दे नहीं दोस्तों। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग इसको रफ कॉपी में सॉल्व करना। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये। तू काय फॉर्मूला का तू बोल दे, तू तो आंसर बता दे बस। या पर्सन है यहाँ आंसर, या पर्सन है यहाँ आंसर, बस पूरा कोई ना कोई। तू थोड़ी क्लास को चला रही कोई, और हल्का केमिस्ट्री की क्लास को कद करेगी शूट, जल्दी करे।
अरे तो तू यहाँ बता दे, तू तो इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, रुक जा। किसी पिंड का परमताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्सर्जित विकिरण की दर हो जाएगी 3 की पावर 4 गुनी, 3 की पावर 4 गुनी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81, यानी कि बी ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। तो पूर्णतः कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक बॉडी की अवशोषकता कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है किसी वस्तु का परमताप अगर हम 2 गुना कर दें तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी उत्सर्जित ऊष्मा की दर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर फॉर्मूला होता है E बराबर T की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4। ये हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगा था, यानी कि 16 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कंबल से ढकने पर बर्फ़ नहीं पिघलती, क्योंकि कंबल ऊनी होता है, क्योंकि कंबल ऊष्मा का सुचालक होता है, क्योंकि कंबल मोटा होता है, या क्योंकि कंबल ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कंबल ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर कुचालक होगा तो उसमें से ना तो जाएगी ना ही आएगी, तो क्या हो जाएगा बर्फ़ नहीं। अब अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या चालन एवं संवहन द्वारा। तो आप बताइए इसका आंसर, बताइए आप यहाँ पर इसका आंसर बता कि क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा आपका विकिरण द्वारा। तो यह आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है, यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित होगा। तो आप इसको रफ में सॉल्व करके और जब कर सकते हैं तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका अगर आंसर बताऊं मैं तो आपको ऑप्शन नंबर इसका आंसर आएगा 10 जूल। कितना आएगा इसका आंसर 10 जूल। आप इसको रफ में करेंगे और फिर कमेंट करेंगे इसका आंसर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन की व्यवस्था लगानी होगी, मध्य में, शीर्ष पर, कहीं भी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष पर। अगर हमको किसी द्रव को शीघ्र यानी जल्दी शीतल करना है, ठंडा करना है, तो हमको शीतलन की व्यवस्था उसके शीर्ष पर लगानी होगी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है, कितनी होती है ऊष्मीय विकिरण की चाल, प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के आधे के बराबर, ध्वनि की चाल के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर तो क्लास में भी आ गया था, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल के बराबर ही ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो कौन होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है, ये भी हमारा क्लास में आ गया था एकदम। तो इसका आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी ही विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।